इतिहास हमेशा विजेताओं का लिखा जाता है, लेकिन विजेता पैदा नहीं होते, वे बनते हैं। धोखे से अनगिनत लोगों का खून बहाकर और सैकड़ों षड्यंत्रों से। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसका संबंध आज के बिहार यानी कि कल के मगध से था। वर्ष 326 ईसा पूर्व पूरी दुनिया को अपने पैरों तले रौंदने वाला अलेक्जेंडर, जिसके नाम से कई देश कांपते थे, वो ब्यास नदी के किनारे आकर रुक गया। नदी के उस पार खड़ा था मगध का सैन्य बल। अलेक्जेंडर की सेना ने जब सुना कि सामने पर्वत जैसे 3000 हाथी, 2 लाख पैदल सैनिक और हजारों रथों की विशाल सेना खड़ी है, तो उनके हाथों से तलवारें छूट गई। विश्व विजेता का घमंड मगध की सीमा पर आकर दम तोड़ चुका था। लेकिन जिस मगध से दुनिया डरती थी, उसी मगध के अंदर एक ऐसा खूनी खेल चल रहा था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बिहार में सत्ता के लिए षड्यंत्र, संघर्ष, विश्वासघात और हत्याओं का दौर ये सिर्फ आज की बात नहीं, बल्कि यही कहानी हजारों वर्षों से चली आ रही। न जाने कितनी ही बार बिहार की धरती ने सत्ता के लिए राज सिंहासन के नीचे हजारों शवों को दबते देखा है। यहाँ की नदियों और हवाओं ने षड्यंत्रों के ऐसे न जाने कितने ही दौर प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनकहा भारत पर। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि आज से लगभग 2400 वर्ष पहले मगध पर शिशुनाग वंश के राजा महानंदिन का राज हुआ करता था। मगध के पास उस समय भी एक विशाल सेना थी, लेकिन संभवतः महानंदिन की शासन क्षमता कमजोर होने लग गई थी। शायद राज दरबार के अंदर ही कई सेनापति, मंत्री और मगध के अधीन गणराज्यों के प्रमुख अवसर मिलते ही राजा को उखाड़ फेंकने की प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि राजा के प्रति निष्ठा रखने वाले सेनापतियों के अधीन मगध का सैन्य बल उन्हें ऐसा करने नहीं देता। लेकिन इन सब से अलग उसी दरबार में शूद्र वर्ण का एक व्यक्ति था, जिसने स्वयं को भारत का शक्तिशाली सम्राट बनाने की योजना बना ली थी, और उस व्यक्ति का नाम था महापद्मनंद। जैन परंपरा के अनुसार वह राजा महानंदिन और एक दासी की नाजायज संतान था। वहीं दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि महापद्मनंद शुरुआत में राजा का नाई था। वह अत्यंत सुंदर दिखता था। उसने महानंदिन की मुख्य रानी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और रानी की सहायता से दरबार में अपनी जगह बना ली। महापद्मनंद दरबार के भीतर और बाहर होते षड्यंत्रों को अच्छी तरह समझता था। वह एक कुशल योद्धा और रणनीतिज्ञ भी था। उसने प्रमुख सेनापतियों, गणराज्यों के प्रमुखों और उनकी सेनाओं का समर्थन प्राप्त कर लिया। राजा का विश्वास पात्र होने का लाभ उठाकर उसने योजनाबद्ध तरीके से राजा महानंदिन की हत्या कर दी। इसके बाद उसने रानी और अपने अधीन सेनापतियों की सहायता से स्वयं को महानंदिन के अन्य रानियों के नाबालिग पुत्रों का संरक्षक घोषित कर दिया और मगध के सिंहासन पर बैठ गए। वे मंत्री और सरदार जो पहले राजा महानंदिन के प्रति निष्ठावान थे, उन्होंने महापद्मनंद का विरोध किया। परिणाम स्वरूप एक एक कर या तो उन सभी की हत्या करवा दी गई, या फिर प्रलोभन और भय के कारण उन्होंने भी महापद्मनंद की शरणागति स्वीकार कर ली। लेकिन महापद्मनंद को अभी भी डर था कि महानंदिन के पुत्र भविष्य में सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे, और तब उसने उन सभी बालकों की भी हत्या करवा दी। इस प्रकार मगध की सत्ता से शिशुनाग वंश का अंत और नंद वंश का उदय हुआ। लेकिन महापद्मनंद की सत्ता और राज्य के विस्तार की लालसा यही समाप्त नहीं हुई। उसने मिथिला, कुरु, कौशल, पांचाल, कलिंग और अस्मक जैसे कई राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। परिणाम स्वरूप नंदवंश का प्रभाव फैला पश्चिम में पंजाब तक, पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला तक। उस समय मगध की ओर आंख उठाकर देखने का साहस किसी भी राज्य में नहीं। कुछ लोक कथाओं के अनुसार महापद्मनंद ने अनेक क्षत्रिय राजाओं का अंत किया, इसलिए उसके प्रशंसक उसे कहते थे सर्वक्षत्रांतक, अर्थात सभी क्षत्रिय शासकों का नाश करने वाला। इसकी ऐतिहासिक पुष्टि स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। महापद्मनंद का शासनकाल लगभग 27 से 28 वर्षों का रहा। अंततः महापद्मनंद का सबसे छोटा पुत्र धनानंद मगध का सम्राट बना। धनानंद के समय मगध की सेना में लगभग 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी और 2,500 रथ। लेकिन कहते हैं कर्म से कोई बच नहीं। धनानंद अत्यंत क्रूर और लालची और विलासी शासक सिद्ध हुआ, जिसके कारण
प्रजा के मन में उसके प्रति विरोध और क्रोध उत्पन्न हुआ। इसके आगे की कहानी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सिया राम।